Let's begin. Our first question is, in India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following. तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको और ये पूछा गया है कि ईपीआर कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ईपीआर है क्या। ईपीआर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर की कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले तो उसको जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर है वहाँ तक चैनलाइज करना। इसका मेन पर्पज़ है कि स्टेक होल्डर जितने भी हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल में उनको सबको इन्वॉल्व किया जाए। सो ईपीआर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अपार्ट फ्रॉम इट देर आर मैनी अदर थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूल कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं। 2016 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, उनमें इनकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ा दी गई थी। CFL को भी अब इसमें इंक्लूड किया गया है और मर्करी कंटेनिंग लैंप्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट आप शेड्यूल 1 करके लिस्ट है उसको देख लीजिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में, वहाँ पे इक्विपमेंट्स बताए गए हैं जो इसमें इंक्लूड है। फिर इसमें चीज़ आती है ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ई वेस्ट एक्सचेंजेस, इसमें ई रिटेलर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा आइडिया है डिपॉजिट रिफंड स्कीम। डिपॉजिट रिफंड स्कीम क्या है, परचेज़र कोई भी जब नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ करेगा तो वो एक अमाउंट डिपॉजिट करेगा, वो उसको रिफ़ंड हो जाएगी जब वो लाइफ साइकिल कंप्लीट होने पे उस आइटम को वापस सबमिट कर देगा। सो डिपॉजिट रिफंड स्कीम एक काफ़ी अच्छा आइडिया है जो इसमें है। एक और चेंज जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था वो था ईपीआर की जो ऑथराइजेशन है वो कौन देगा। पहले ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिया करता था, बट अब इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर कर दिया गया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। अपार्ट फ्रॉम इट आई वुड सजेस्ट यू शुड बी टोटली अवेयर अबाउट द मेन प्रोविजंस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट से यूपीएससी अब काफ़ी क्वेश्चन पूछ रही है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 2016 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में एक प्लास्टिक की मिनिमम थिकनेस है उसको इंक्रीज करके अब कितना कर दिया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं तो उसमें बताना आपको करेक्ट कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की की प्रोविजंस क्या क्या है। सबसे पहले तो इसकी जुरिडिक्शन की बात करें। इसकी जुरिडिक्शन पहले मेनली म्यूनसिपल एरियाज़ और आपके सेंसस टाउन्स में थी, अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है अर्बन एग्लोमरेट्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में, आपके पिलग्रिम सेंटर है कोई अर्बन एरिया जहाँ पे हैवी फुटफॉल है वो भी इंक्लूड है इसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भी इसमें इंक्लूड है। सो अब ये नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज़, नोटिफाइड टाउन्स और ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स तक ही सीमित नहीं रहा, इससे बाहर भी है। सो स्टेटमेंट बी इज़ रॉन्ग। देन इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेग्रीगेशन। जो भी वेस्ट जनरेटर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करे। कितने उसमें कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज, वन इज़ वेट, ड्राई और हजार्डस। आपने डस्टबिन का अलग अलग कलर देखा होगा, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वेट के लिए कौन सा है, ड्राई के लिए कौन सा कलर है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज, ये आपकी गलत है, ये 3 कैटेगरीज में होता है। सो स्टेटमेंट ए इज़ रॉन्ग एंड स्टेटमेंट बी इज़ रॉन्ग। एक इसमें यूज़र फ़ी और स्पॉट फाइन का भी प्रोविज़न है। यूज़र फ़ी में क्या है कि कोई भी वेस्ट जनरेट करेगा तो उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कॉस्ट लगता है, तो उसको जो भी जनरेटर होगा उसको एक यूज़र फ़ी पे करनी पड़ेगी। और कोई भी इन रूल्स को वायलेट करे तो उसके लिए स्पॉट फाइन का प्रोविज़न भी दिया गया है। देन देर इज़ वेरी गुड थिंग दैट कोई भी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी हैं या लैंडफिल्स हैं, इनके लिए कहाँ इस्टेब्लिश हो सकती हैं, किस एरिया में हो सकती हैं, कितने क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो सारा इसमें बता रखा है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस।
इसमें हिली एरिया के लिए स्पेशल बता रखा है, आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो कर सकते हैं और किस किस एरिया में नहीं कर सकते। जो फोर्थ इसमें ऑप्शन दिया गया कि इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कहीं भी इसमें नहीं लिखा गया जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो। सो स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सी इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कैंपा की बात की गई है, दैट इज कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये बेसिकली 2001 में सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेट के बाद इसको शुरुआत हुई थी। इसका जेनेसिस वहाँ पे है कि इसका पर्पस क्या है। बेसिकली कोई भी जब डेवलपमेंट एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है तो फॉरेस्ट लैंड पे होती है, तो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाता है। आप इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में भी पढ़ लें कि क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। मेजर प्रोविजंस आपको बहुत ही ब्रीफ है, वो आप देख लें। सो कैंपा पे हैं। कैंपा में क्या है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जब फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जाता है तो उसको कंपनसेट करने का प्रोविज़न है एफॉरेस्टेशन से और रीजनरेशन एक्टिविटीज से। सो इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए कैंपा इस्टेब्लिश की गई थी और 2016 में इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली। ये 2 टायर मैकेनिज्म है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। सो स्टेट को इसमें 90% ऑफ फंड अलॉट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में, लास्ट ईयर 47,000 करोड़ के आसपास का फंड है जो डिवोल्यूट किया गया है स्टेट्स के पास। स्टेट कैंपा मेन इम्प्लीमेंटिंग है जो देखती है इम्प्लीमेंटेशन इसका। तो इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अलाउड हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। वन इज़ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये चीज़ें इसमें अलाउड हैं। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट एग्जिस्टेड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ये करेक्ट है। कैंपा में कहीं भी पीपल पार्टिसिपेशन को मैंडेटरी बनाने का नहीं कहा गया। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो इसका सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन ए, दैट इज 1 ओनली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि ये कौन कौन से करेक्ट है इनमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। हमें हल्का सा पता होना चाहिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है क्या। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बेसिकली उससे पहले के जो भी एक्ट थे उनको कंसोलिडेट किया गया है और इसका मेन फोकस है जो हाई फॉरेस्ट कवर एरियाज़ या जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सिग्निफिकेंट हो, उन एरियाज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उनको कैसे मैनेज किया जाए। अपार्ट फ्रॉम इट ब्रिटिश के कुछ कॉलोनियल इंटरेस्ट भी थे, तो वो टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी एक्सप्लॉइट करते थे। तो उसके कमर्शियल एंगल भी इसमें इन्वॉल्व किया गया इस एक्ट में कि कितने ड्यूटी लिवाई होगी, उसका क्या रूल है, कैसे रेगुलेट करेंगे मूवमेंट को, ट्रांजिट को, इस सब के बारे में। फिर इसमें रिजर्व फॉरेस्ट को, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को और विलेज फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने का कि कैसे उनको डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट है, इसके बारे में बताया गया है। आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपका अगली चीज़ है इसमें, इट हैज़ प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉरेस्ट ऑफेंसेस। इसमें फॉरेस्ट ऑफेंसेस कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अलाउड नहीं है फॉरेस्ट में, वो बताई गई हैं और उनको अगर आप वॉयलेट करते हो तो पेनल्टीज़ भी बताई गई हैं। सो ये एक ब्रॉडर आइडिया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में। अब आपको इसमें क्या पूछा गया है, अमेंडमेंट्स पूछी गई हैं। रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई थी। उन अमेंडमेंट्स में बैम्बू को एक्सक्लूड कर दिया गया था ट्री की कैटेगरी से, बट दोज अमेंडमेंट्स वर इन एरिया ऑफ नॉन फॉरेस्ट एरिया के लिए नहीं थी। तो जो स्टेटमेंट 1 है जो उसमें बात की गई है वो फॉरेस्ट एरिया के लिए की गई है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। फिर जो अगला स्टेटमेंट है वो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। उसमें पूछते हैं कि ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बैम्बू है क्या नहीं। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। वो हैं बैम्बू भी है उसमें, ब्रशवुड है, स्टम्प्स हैं, केन्स है, टसर है, कोकोन है, हनी है, वैक्सीज है, टेंडो लीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी का पार्ट है। काफ़ी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ इस पर डिपेंड होती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, ये काफ़ी हाई पोटेंशियल एरिया है, ये भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। सो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। सो स्टेटमेंट 2 में पूछा गया है कि बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है क्या नहीं। सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। और नेक्स्ट इज
फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो फॉरेस्ट राइट्स के बारे में बताया गया है, इसमें स्टेटमेंट 3 में हमारे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ऑनरशिप है वो है कम्युनिटी के पास। तो इसमें हाँ, इसमें क्लियरली बताया गया है कि राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब आपका विलेज कम्युनिटीज़ के पास है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसका सो करेक्ट, ये आपकी स्टेटमेंट सही है तो इसका सॉल्यूशन बी इज द करेक्ट सॉल्यूशन। सो आपको इसमें बाकी एक्ट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, उसमें क्या है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लीजिए, वो भी पूछा जा सकता है। और जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं यूपीएससी। सो अगला क्वेश्चन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से, ये देखिए जो यूपीएससी ने पूछे, एटलीस्ट एक या दो तो पूछ ही लेती है एक्ट पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड यूपीएससी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सोट। और दूसरा है ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एमिशन। सो यहाँ दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और ये पूछा गया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं क्या नहीं। पहली पावर है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये है बिल्कुल, आप देख सकते हो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स हैं जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही इस्टेब्लिश बनाए गए हैं, उनमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग रूल्स हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। रिगार्डिंग स्टेटमेंट 2, that it empowers the central government to lay down the standards of emission or discharge of environment pollutants from various source, ये क्लियरली लिखा है एक्ट में कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो इसका करेक्ट सॉल्यूशन है सी। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको सब की प्रोविज़न पता होनी चाहिए मेन एक्ट्स की। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है क्या जा सकता है। कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए किस एक्ट के अंदर, इसमें इस एक्ट के अंदर क्या मेन प्रोविज़न है, क्या इसका पर्पज़ है। इसमें 6 मंथ्स का कहा गया है कि एक्सपीडाइट किया जाएगा आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस को। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्पीसीज़ के बारे में कि नेचुरली ये स्पीसीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे एशियाटिक लाइन, डबल हम्प्ड कैमल और वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। सो सबसे पहले एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये गुजरात में स्पेशली गिर नेशनल पार्क के अराउंड और गिर नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। एट प्रेजेंट ये इंडिया में ही पाया जाता है नेचुरली। और इसका IUCN स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है, वल्नरेबल इसका IUCN स्टेटस है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये डबल हम्प्ड कैमल है आपका, ये आप देख सकते हैं, बट ये सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता। इंडिया में पाया जाता है ये नुब्रा वैली में, लद्दाख में, बट सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता। ये स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया का नेटिव है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। इसका IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन द थर्ड स्टेटमेंट इज वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। इंडिया में काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, बट सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता है। चितवन नेशनल पार्क नेपाल में भी ये पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। अपार्ट फ्रॉम इट अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन राइनोसोरस इज जावन एंड सुमत्रन। इनका IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। सो द सॉल्यूशन इज A ओनली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक और इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर, ये किससे रिलेटेड है ये? सो इसमें आर्टिफिशियल रेन से पूछा गया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, या सोलर विंड से, या ग्लोबल वार्मिंग से। ये बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो इसको तो ये जियो इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए ये टेक्निक्स हैं
कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मिनिमाइज किया जाए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो वो है डी। डी इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए सीरियस क्लाउड थिनिंग है क्या। सीरियस क्लाउड थिनिंग है जब आप देखोगे कि सीरियस ये क्लाउड इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा। जब आप इनकी थिनिंग करोगे तो वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो जो वार्मिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। सो इससे कूलिंग में फ़ायदा होता है, तो ये कूलिंग इफेक्ट का काम करते हैं एक तरह से। और दूसरा है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन। ये बेसिकली क्या है कि प्रिकर्सर सल्फाइड गैसेज लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन तरह की ये जो आपके गैसेज हैं, इनके पार्टिकल्स को इनका स्प्रे किया जाता है एयरक्राफ्ट से या बैलून से, और ये क्या काम करते हैं, ये रिफ्लेक्टिव बैरियर का काम करते हैं सनलाइट के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है, ये काफ़ी कॉस्टली टेक्निक है। सो बट आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्निक है क्या क्या, फ्यूचर में शायद और इनोवेशन हो और इनका कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। सो ये दोनों जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है। आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि कमेंट करके कि क्या क्या और जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स आपको पता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग pyrolysis and plasma gasification. pyrolysis and plasma gasification. So ये पूछा गया कि है क्या, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल से रिलेटेड है, या वेस्ट टू एनर्जी से रिलेटेड है। सो लेट्स सी। पायरोलिसिस बहुत ही कॉमन टर्म है, आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। ये वेस्ट टू एनर्जी की टेक्निक है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है दोनों का। पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन वेस्ट टू एनर्जी की टेक्निक है। पायरोलिसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। इसमें क्या है, दिस इज एक्सट्रीम थर्मल प्रोसेस दैट यूजेस प्लाज्मा विच कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिन गैस, जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बनी होती है बेसिकली। फिर आपको इंसिनरेशन भी पता होना चाहिए क्या है। ये सब टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि वेस्ट से एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको कंपोस्ट से रिलेटेड वेस्ट टू वेल्थ का बेसिकली कंसेप्ट है, इसको ब्रॉडली कर लीजिए कि जो भी वेस्ट है अब उसको वेल्थ बनाने की बात की जा रही है। तो यूपीएससी किसी न किसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है किसी और एरिया से सेम थीम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्य हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व। सो यहाँ पे क्या है, नैयर, पेपरा और शंदरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ये है जो ये इसका पार्ट है। बेसिकली अगस्त्यमालय जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वहाँ पे है ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। और केरला और तमिलनाडु स्टेट्स को बेसिकली ये कवर करता है। जो इंडिया का लोअर यहाँ मैप में आप देखेंगे तो नीचे ये मिलेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ये थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन और फैक्चुअल है, बट अगर आपने हल्का सा बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखा हो तो आप इसको सही कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवर्स, some species of fishes are herbivores, some species of marine mammals are herbivores and some species of snakes are viviparous. So यहाँ 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं। सो पहले तो टर्टल्स का, टर्टल्स की एक स्पीसीज है ग्रीन सी टर्टल्स। ग्रीन सी टर्टल्स है जो स्पेशली जो अडल्ट होते हैं तो वो स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स होते हैं। सो सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और एक और चीज़, ये ग्रीन सी टर्टल में ग्रीन कलर नहीं होता है इनका, ज़रूरी नहीं है कि कलर ग्रीन हो, ये इनके फैट का कलर ग्रीन होता है, इसलिए ये ग्रीन सी टर्टल कहा जाते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। और बाकी है स्टेटमेंट 2 इज़ फिश, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस। हाँ, कुछ स्पीसीज हैं जैसे पैरट फिश होगी आपकी, ये देखिए इसकी इमेज पैरट फिश की, ये हर्बीवोरस है। जैपनीज एंजल फिश होगी, ये बाकी जो स्पीसीज हैं फिशेस की वो बता रखी है, ये हर्बीवोरस है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। एंड द थर्ड इज़ कि जो सी में मैमल्स हैं वो हर्बीवोरस हैं क्या नहीं। हाँ, डुगोंग, इसको सी काओ भी बोलते हैं, ये हर्बीवोरस है, इसका स्टेटस वल्नरेबल है, ये आपको ये पूछा भी गया यूपीएससी में डुगोंग के रिगार्डिंग।
सो ये herbivores है. Statement 3 is correct, statement 2 is correct and statement 1 is correct. And the fourth is whether some snakes are viviparous or not. विविपेरस स्नेक्स कौन से होते हैं? जो जब यंग को बर्थ देते हैं तो एग्स वाला प्रोसेस नहीं होता, उसमें इन्वॉल्व होता. सो इसमें हैं कुछ स्पीसीज, दोज आर बोआ constrictors and green anacondas. So statement 4 is also correct. So all statements are correct. So इसका solution आएगा D. Let's move to next question. This question is regarding wildlife and the area where it is naturally found. ये दूसरा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो, नेचुरली फाउंड से रिलेटेड है, किसी स्पीस के नेचुरल हैबिटेट से. अभी हमने किया था एशियाटिक लायन का और डबल हम्प्ड जो कैमल है और आपका वन हॉर्न राइनोसरस का पूछा गया था. तो कोई एरिया यूपीएससी को पसंद आता है तो उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी. सो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं. सो पहली स्पीसीज है ब्लू फिन्ड महसीर. ये पूछा गया कि ये कावेरी में पाई जाती है क्या नहीं. अब इसकी काफ़ी कम हो गई है जो डेंसिटी है, जो इसकी पॉपुलेशन है, बट हाँ ये कावेरी वाले रीजन में पाई जाती है. दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. और इसका एक और स्पीसीज़ है, इसके जो सिस्टर स्पीसीज कह सकते हैं, हम बैक्ड महसीर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये भी इसी रीजन में पाई जाती है. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. जो दूसरा है वो है इरावदी डॉल्फिन है, वो चंबल रिवर में पाई जाती है कि नहीं. चंबल रिवर में बेसिकली पाई जाती है जो गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है. इरावदी डॉल्फिन जो पाई जाती है वो है चिल्का लेक वाला रीजन हो गया, जो आपका म्यांमार उधर वाले रीजन में ये पाई जाती है. सो स्टेटमेंट जो मैच है वो दूसरा इनकरेक्ट है. थर्ड इज़ रस्टी स्पॉटेड कैट. ये काफ़ी छोटी कैट है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैट अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ये आपकी पाई जाती है आंध्र प्रदेश वाले फॉरेस्ट्स में, ईस्टर्न घाट में है जो. सो जो मैच है, थर्ड मैच है, दैट इज़ करेक्ट. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट एंड द ऑप्शन इज़ सी. सॉल्यूशन इज़ सी. सो सी इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन. आप कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ और है जो मैं आपको पूछता हूँ, वो आप बताएं कमेंट बॉक्स में करके कि वो कहाँ पाई जाती है. दैट इज़ डांसिंग डियर. ये किस स्टेट में पाई जाती है और एक लेक है इससे एसोसिएटेड, उसके बारे में बताइए. उसके कुछ पेकुलर बायोमास है वहाँ पे, उसके बारे में भी लिखें आप कमेंट में. सो दैट इज़ डांसिंग डियर. डांसिंग डियर के बारे में आप बताएंगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग माइक्रोबीड्स. माइक्रोबीड्स ये पूछा गया कि ये एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं तो क्या इनका हो सकता है, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट. एक तो मेरिन इकोसिस्टम पे पूछा गया है, एक कैरिन स्किन कैंसर का बताया गया कि ये स्किन कैंसर करता है क्या नहीं. थर्ड इज़ कि ये इरिगेटेड फील्ड्स में क्रॉप प्लांट्स को द्वारा ऑब्जर्व किए जा सकते हैं कि नहीं. एंड द फोर्थ इज़ फूड एडल्ट्रेंट्स के तौर पे ये होते हैं कि नहीं यूज़. सो बेसिकली माइक्रोबीड्स जो हैं वो सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ मैक्सिमम आपका 1 मिलीमीटर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता. और ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं. ये बेसिकली पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में होते हैं, जैसे कि शैम्पू, बेबी लोशन और आपका इसमें फेस क्रीम में. यूपीएससी एस्पायरेंट इन सब चीज़ों से वैसे दूर ही रहते हैं, बट फिर भी वी शुड बी अवेयर अबाउट. सो माइक्रोबीड्स का जो बहुत हार्मफुल इफेक्ट है वो है मेरिन इकोसिस्टम में जब ये रिलीज़ होते हैं. और ये काफ़ी न्यूज़ में था और इंटरनेशनल लेवल पे कई कंट्री ने इसको बैन कर दिया था और इंडिया में भी इसको बैन कर दिया गया था. 2020 में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी. सो दिस इज़ अबाउट माइक्रोबीड्स. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अबाउट एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट. दूसरा कैटल एमोनिया रिलीज करता है एनवायरनमेंट में. तीसरा पोल्ट्री इंडस्ट्री नाइट्रोजन कंपाउंड्स. बेसिकली ये नाइट्रोजन पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. और ये क्यों पूछा गया, इसके पीछे एक रीज़न है. 2018 के अराउंड, जून के अराउंड, इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट की रिपोर्ट सबमिट हुई थी. सो उस रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग थी और ये फर्स्ट एवर क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन था इंडिया में. सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था. सो इससे पता चलता है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर पे एक साल से भी पीछे चली जाती है. जैसे मान लो जून में एग्ज़ाम हो रहा है तो जून में मई का भी चीज़ें पूछ सकती है, अप्रैल की भी चीज़ें पूछ सकती है. सो यू शुड बी टोटली अवेयर अबाउट दोज हैपनिंग्स. सो कमिंग टू द क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीजेज
नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चरल सॉइल एक मेजर सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, और ये कुछ हद तक मीथेन भी रिलीज़ करते हैं। बट अब इशू क्या आ रहा है कि हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा वो होता है, शेयर होता है, स्पेशली यूरिया। अगर आप फार्मिंग से थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं तो यूरिया का बहुत कंजम्पशन हो रहा है। अगर आप ग्रीन रिवोल्यूशन की बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज कैटल रिलीजेज एमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। सो ये भी बिल्कुल सही है। और इंडिया में जो एमोनिया के प्रोडक्शन है, जो आप कह सकते हो पोल्यूशन के तौर पे, ये काफ़ी ज़्यादा है अक्रॉस द वर्ल्ड का अगर कंपैरिजन करें। सो स्टेटमेंट 2 इज़ आल्सो करेक्ट। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये कौन कौन से हैं? जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बिल्कुल सही है। ये इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स। So all three statements are correct. So option is D. Let's move to next question. Next question is regarding hydrogen enriched CNG. ये भी एक पर्पस से पूछा गया है क्योंकि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था IOCL के साथ ये हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG से रिगार्डिंग, इसलिए न्यूज़ में था और इसलिए पूछा गया है। सो आप न्यूज़पेपर को अगर रेगुलरली और डिटेल में फॉलो कर रहे हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे ये। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। देखिए, ये हाइड्रोजन एनरिच्ड जो CNG है ये कार्बन मोनो ऑक्साइड की एमिशन को काफ़ी हद तक कम करता है, और कहीं कहते हैं 70% तक कम करता है, बट एलिमिनेट नहीं करता ये। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। द सेकेंड स्टेटमेंट इज हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG एज ए फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एमिशन। ये बिल्कुल सही है, ये कम करता है इन पॉल्यूशन को। एंड थर्ड इज हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस। ये देखते हैं हम अभी आगे जाके। HC हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। ये भी हम आगे चेक करते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 जो कहती है कि 20% तक हो सकता है, बिल्कुल सही। जो IOCL के साथ जो एग्रीमेंट था वो 20% तक ही था करने का। सो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG है वो लेस एक्सपेंसिव है CNG से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट हाइड्रोजन H2 का जो कॉस्ट है वो नेचुरल गैस से ज़्यादा है। सो CNG से ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ता है। सो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट इज। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सॉल्यूशन बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। इसमें आपको दिया गया है 4 स्टेट्स और पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। 2017 के अकॉर्डिंग देखें तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का 16% था, उससे ज़्यादा था मध्य प्रदेश का, फिर उड़ीसा का, फिर छत्तीसगढ़ का। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आएगा आपका सी सॉल्यूशन। अब लेटेस्ट आ गई है 2019 की, तो इसमें आपको इस साल पॉसिबली पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है एरिया वाइज। तो MP, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। और परसेंटेज वाइज कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप PIB की समरी भी इसमें देख सकते हो। इसमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि किस स्टेट ने मैक्सिमम इंक्रीज़ किया है फॉरेस्ट कवर को, और कहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज़ हुआ है किस स्टेट में। ये दो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? तो यहाँ पे आपको मीथेन हाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए। मीथेन हाइड्रेट क्या है? ये बेसिकली एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है
आइस का, तो उसके अंदर एक मीथेन का मॉलिक्यूल होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं इसके बारे में। और ये बिल्कुल सही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर हो जाती है तो बेसिकली आइस मेल्ट करेगी, तो ये रिलीज होगा। सो ये स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। द सेकेंड इज लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। सो 4 मेजर रीजन हैं जहाँ पे पाए जाते हैं, वो ये हैं। एक तो बिल्कुल जो दिया गया है आपका सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक यूनिट्स बिलो आर्कटिक परमाफ्रोस्ट। सेकंड इज sedimentary deposit along the continental margins. Then the third is deep water sediments of inland lakes and seas. And the fourth is under अंटार्कटिक आइस। ये बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन है पर्टिकुलर जो इसको चाहिए फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पे होता है। तो इसमें स्टेटमेंट आपका सेकंड भी करेक्ट है। मीथेन हाइड्रेट एक पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स इमर्ज हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक अलग एरिया है जो आपको पता होना चाहिए, रेयर अर्थ मेटल्स। इनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए, यूपीएससी इनके बारे में कभी भी पूछ सकता है। इस साल पूछ सकता है, अगले साल पूछ सकता है, और भगवान करे इस साल पूछ लें और आप पढ़ लें और इसी साल हो जाए, अगले साल का सोचें ही ना। सो थर्ड इज मीथेन इन एटमोसफेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। ये बिल्कुल सही है। मीथेन की जो लाइफ स्पैन वो छोटा है CO2 के मुकाबले में, बट इसका जो आपका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है वो ज़्यादा है इसका। ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है डिकेड और 2 डिकेड में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा डी इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्रॉप बर्निंग की जो समस्या है, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग की समस्या है, इसके बारे में है ये कि कौन कौन सी गैस ज़्यादा रिलीज़ होती है इससे जब हम क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली पूछा न्यूज़ में काफ़ी था। सो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसेज रिलीज़ होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही, मीथेन बिल्कुल सही, ओजोन ये भी इसमें होती है, ट्रेसिस में होती है, बहुत कम होती है बट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सो इसका ऑप्शन आएगा डी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है। रिसेंट बजट में कोई प्रपोजल है वो देखिए, कौन कौन सी स्टेट्स में इसमें एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म हुआ है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इसको मैनेज करने के बेटर वे में। जैसे हैप्पी सीडर है, SMS है, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ केमिकल्स के नाम दे रखे हैं, कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट, ट्राइजोफोस, और ये पूछा गया है किससे रिलेटेड है। ये पेस्टिसाइड हैं, ये प्रिजर्वेटिव हैं, या फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स हैं, या ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं। ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से। 2018 में अगस्त में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ये पेस्टिसाइड्स बैन किए थे, उनमें ये इनका भी नाम था। ये बेसिकली क्या है, ये आपके ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इनको नाइकोटाइनॉइड भी बोला जाता है। ये बेसिकली इंसेक्ट्स का नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करने का काम करते हैं, और उनको एलिमिनेट करने के लिए इनको डेवलप किया गया था। बट इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो फार्मर्स पे भी दिख रहा है। कई अदर कंट्रीज़ ने इनको बैन कर दिया था, बट इंडिया में नहीं थे, तो इनको इंडिया में भी बैन कर दिया गया। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए। सो आप देख सकते हैं कि बहुत क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही आते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि महीने 2 महीने से हैं, वो पिछले साल के करंट अफेयर से आ रहे हैं। सो आप पिछला 1-1.5 साल का करंट अफेयर अच्छे से देख के जाएं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाई कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन। एक ना एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रोटेक्टेड एरिया के मैप से पूछती है। वो बायोस्फीयर रिजर्व का भी है, देखे जैसे आपने अभी देखा, बायोस्फीयर रिजर्व का पूछ लिया, नेशनल पार्क का पूछ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूछ सकती है, टाइगर का पूछ सकती है,
टाइगर रिजर्व्स का। सो इनका आपको देखना पड़ेगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर फीचर के लिए कोई इंपॉर्टेंट हो, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसको जरूर याद रखें। सो यहाँ पे है कि कौन सा टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है कम्प्लीटली। हम एक एक करके देख लेते हैं। मानस है जो, मानस में 4 टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। सो ये एक सिर्फ कम्प्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन का नहीं है। इसमें कौन कौन सी वेजिटेशन है, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, इसमें आपके मिक्स्ड मॉइस्ट एंड ड्राइड एसिडियस फॉरेस्ट भी हैं, और सेमी एवरग्रीन ग्रासलैंड भी हैं। सो ये तो है ही नहीं। ये आप लैटिट्यूड वाइज भी देख सकते हो कि इनका किस लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। सो उसमें टेम्परेट अल्पाइन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। टेम्परेट अल्पाइन उस एरिया में है जहाँ पे ट्री लाइन आपकी उसके बियॉन्ड होता है, जो वहाँ पे इसका आ जाता है। सेकंड इज नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे भी कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन नहीं है, कुछ अल्पाइन का है बट कंप्लीटली नहीं है ये। इसमें मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, और आपका टेम्परेट फॉरेस्ट भी है। सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। थर्ड इज न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क में भी नहीं है, दार्जिलिंग के पास है, यहाँ पे भी नहीं है। फिर आता है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, यहाँ कंप्लीटली अल्पाइन, टेम्परेट अल्पाइन जोन में है ये। यहाँ के फ्लोरा, यहाँ के फोना इसी जोन को रिप्रेजेंट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक डील हुई थी 2018 में, ये फिर देखिए आप पिछले साल का करंट अफेयर था। करंट एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड। इसमें किस कंट्री के साथ हुई थी ये बताना है, इंडिया की। ये बेसिकली न्यूज़ में था क्लियरली, रशिया के साथ हुई थी ये। और रशिया के साथ हमारी वैसे भी अगर आप इंटेलिजेंट गैस लगाएं तो न्यूक्लियर की जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो कुडनकुलम प्लांट है आपका, वो उन्हीं के साथ है, और बाकी भी प्लांट इस्टेब्लिश करने का वो चल रहा है। और VVER टेक्नोलॉजी है जो रशिया हमें दे रहा है, और एक थर्ड कंट्री में भी इकट्ठे होके ये प्लांट लगाने की कर रहे हैं, बांग्लादेश में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस। वन इज अगेंस्ट करप्शन एंड अनदर इज अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो इन दो के बारे में पूछा गया और 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, पहली जो स्टेटमेंट है वो है कि वेदर इट हैज़ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर और नॉट। और सेकंड है कि वेदर इट इज़ फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल करप्शन एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट और नॉट। और थर्ड है UNTOC के अंदर एक कोई चैप्टर है क्या नहीं जिसके अंदर रिटर्निंग ऑफ असेट्स टू देयर राइटफुल ओनर्स की बात की गई है। और फोर्थ स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, वेदर it is mandated by its member states to assist in implementation of both UNCAC and TOC. Let's see which of these are correct. So United Nations Convention Against Corruption is the only legally binding instrument, anti-corruption instrument. So statement 2 is correct. और इसके अंदर एक चैप्टर है UNCAC के अंदर जो असेट रिकवरी और एम असेट रिकवरी की बात करता है, और इट इज़ एम्ड एट रिटर्निंग असेट टू द राइटफुल ओनर्स। सो जो स्टेटमेंट 3 है कि UNTOC का पार्ट है ये चैप्टर, ये गलत है। और UNTOC के अंदर एक प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इसको सप्लीमेंट करती है, उसमें एक प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। सो ये स्टेटमेंट है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत है, कि जिसमें बताया गया है कि UNCAC का पार्ट है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ UNCAC बट UNTOC। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 इज़ रॉन्ग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये ही इनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल है, UNCAC को और UNTOC को। सो स्टेटमेंट 4 इज़ आल्सो करेक्ट। सो इसका करेक्ट सोल्यूशन आएगा सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, कि इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। सो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक। सो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट।
सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है, ये आपने देखा ही होगा, ये इजी क्वेश्चन है। और ये अभी रिसेंटली 2019 में इसकी रैंकिंग है इंडिया की जो कम हो गई है, वो 58 से 68 पे चली गई है। तो एक ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट के अलावा भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो वो कौन कौन सी हैं? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 आएगी, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 और ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश कर चुका है। सो ये पूछा जा सकता है आगे भी, तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कम से कम पिछले 4-5 साल से। सो दिस इज़ एंड ऑफ अवर दिस पार्ट ऑफ section in this discussion series.